एवरीवन, इस वीडियो में हम मृदा प्रदूषण या फिर सॉइल पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन। अगर हम सॉइल की बात करें तो हम सभी मिट्टी के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। हम अपने आसपास के एरिया में मिट्टी को देखते हैं, मिट्टी में बहुत सारे प्लांट्स को उगाते हैं, खेती बहुत सारी प्रोसीजर हैं जो कि हम मिट्टी में करते हैं। मिट्टी जो होती है एक हमारे एनवायरनमेंट का एक नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स होती है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट होती है। यह मानवीय संस्कृति यानी कि ह्यूमन कल्चर के डेवलपमेंट का बेस है एवं इसमें एनिमल्स के जो फूड सब्सटेंस होते हैं, वेजिटेशंस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनका जो मेन रिसोर्स है वो हमारी सॉइल है। अगर हम सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ह्यूमन की डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जैसे वनों का यानी कि डिफॉरेस्टेशन, दोषपूर्ण सिंचाई तथा कृषि रसायन यानी कि इंसेक्टिसाइड तथा पेस्टिसाइड्स का यूज करना, जिससे मिट्टी में क्या होता है अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जिससे जो सॉइल की फिजिकल, केमिकल तथा बायोलॉजिकल क्वालिटी होती है उस पर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम सॉइल पोल्यूशन के नाम से या फिर हम मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। मिट्टी में अधिक रासायनिक पदार्थों, खादों व कीटनाशकों व खरपतवार नाशक दवाओं का उपयोग करने से यह संदूषित या कंटामिनेटेड हो जाती है, जैसे हम भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहते हैं। द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल विद एक्सेस ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स इज नॉन एज सॉइल पोल्यूशन। अगर हम सॉइल की बात करें तो भारत के कुल जितना भी भूभाग है उसके 329 mH पर मिट्टी है। निरंतर बढ़ती आबादी के कारण निश्चय ही प्रति व्यक्ति यह भूभाग कम होता जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसलिए मिट्टियाँ या फिर भूमि की कमी होती जा रही है। इसके बाद हम मृदा प्रदूषण की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अगर हम मृदा प्रदूषण की डेफिनेशन की बात करें तो वाडिया के अनुसार भूपृष्ठ की यानी कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो ऊपरी सतह है, अपर सरफेस है, उसको ढकने वाले जो ढीले ढाले पदार्थ होते हैं उनको हम मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है हिलगार्ड के अकॉर्डिंग अर्थ सरफेस पर वह क्षरित पदार्थ या क्षारित पदार्थ, बेसिक सब्सटेंस, जिसमें ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है तथा वह प्लांट्स को उगाने में जो एसेंशियल फूड सब्सटेंस होते हैं वो उन्हें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है डोकिया सेप के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा था कि मृदा मात्र सेलों, पर्यावरण, जीवों और समय की आपसी क्रियाओं का परिणाम है। इसके बाद हम भूमि की उपलब्धता और दृष्टि से इसके बारे में जानेंगे। भूमि की उपलब्धता को हम एक और दृष्टि से देखें तो प्रति वर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि से ऊपरी सतह या टॉप सॉइल नदी तथा वर्षा के जल अथवा बाढ़ से बह जाती है। जल और वायु से भूमि क्षरण लगातार हो रहा है। रासायनिक खादों तथा कीटाणुनाशक दवाइयों से भूमि प्रदूषित हो रही है। मिट्टी का एक बहुत बड़ा भाग अन्य कार्यों में प्रयोग हो रहा है, जैसे मकानों के लिए ईंट बनाने में उपयोग करना। इसके अलावा मवेशी तथा अन्य जानवरों द्वारा चराने पर जो मिट्टी होती है वहाँ चारागाहों का विकास हो रहा है। सुविधा हेतु एयरपोर्ट, बस अड्डे अथवा अन्य संचार कार्यों हेतु भूमि का आवंटन हो रहा है और खनन यानी कि माइनिंग दिन प्रतिदिन होती जा रही है। इस प्रकार भूमि क्षेत्र जो है वो इसका कृषि हेतु उपयोग हो सके कम हो रहा है। हमें जहाँ एक और अनावश्यक भूमि उपभोग को बंद करना पड़ेगा, वहीं ऐसे उपाय भी खोजने होंगे जिससे कृषि योग्य भूमि में उपज का प्रतिशत बढ़ जाए। इसके बाद हम भूमि के नष्ट अथवा दूषित होने के कारणों पर बात करें तो कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पोल्यूशन ऑफ लैंड्स की बात करें तो भूमि का ठीक से उपयोग न हो पाने के कई सारे कारण हैं। मोटे तौर पर हम इनको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। भूमि क्षरण तथा भूमि प्रदूषण, सॉइल इरोजन
एंड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन एक ऐसा अभिशाप है जिसके द्वारा चाहे अनचाहे जाने कितनी भूमि यूं ही नष्ट हो जाती है। पिछले 100 से 200 वर्षों की अवधि में बनी मिट्टी की ऊपरी सतह पर या टॉप सॉइल पर कुछ ही दिनों में तेज वर्षा अथवा आंधी और तूफान से बह गई हैं अथवा उड़ जाती हैं। मिट्टी नष्ट तो बहुत कम समय में ही होती है, जबकि उसके बनने में बहुत अधिक समय लगता है। मिट्टी की रक्षा करना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गया है। अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें, उसके कुछ रीजन्स की बात करें तो ये दो मेन रीजन से होता है। एक होता है जल द्वारा भूमि क्षरण तथा वायु द्वारा भूमि क्षरण। जल द्वारा भूमि क्षरण की बात करें तो जहाँ वनस्पति क्षेत्र विरल तथा अपर्याप्त होता है और जहाँ आसपास भी सघन पेड़ नहीं होते, वहाँ की भूमि की मिट्टी की सतह धीमे धीमे क्षय होती जाती है और उसका आभास भी नहीं हो पाता। वर्षा की बूंदों से भूमि की मिट्टी पर कटाव होता है और वर्षा जल के बहने के साथ ही मिट्टी भी बह जाती है। यदि तेज वर्षा होती है तो यह कटाव और भूमि क्षय और शीघ्र तथा अधिक होता है। इससे बचाव के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे भूमि की जुताई पानी की निकास व्यवस्था के लंबवत करने से मिट्टी का कटाव और भूमि क्षरण कम हो जाता है। खेतों व भूमि के आसपास घने वृक्ष लगाए जाएं, क्योंकि वर्षा की तेज बूंदों को वृक्ष अपने ऊपर लेकर बूंदों की तेजी को कम करता है तथा फिर पानी को मिट्टी में से धीमे धीमे जाने देता है। खेतों अथवा भूमि भाग के ऊपरी हिस्सों में जहाँ से वर्षा के पानी की आवक है, छोटे छोटे एनीकीट बनाए जाएं। इससे पानी उस एनीकीट में रुक जाए तथा फिर उसे अपनी सुविधा से धीमे धीमे कम गति से काम में ले सकें। नेक्स्ट है वायु द्वारा सॉइल इरोजन बाय विंड। वायु के तेज प्रभाव से भूमि क्षरण होता है, सॉइल इरोजन होता है। वायु अपने साथ मिट्टी के छोटे छोटे कणों को भूमि से उठाकर बहुत दूर ले जाती है तथा वहाँ से पुनः वेग के साथ यह मिट्टी कण एक तूफान के रूप में बहुत दूर उड़ जाते हैं और पिछले भूमि भाग को यूं ही छोड़ देते हैं। इसके बचाव के लिए भी जिन तरीकों को सुझाया गया है, उनमें से वायु की दिशा के विपरीत खेतों की रक्षा करना, वायु की नमता यानी कि उसमें नमी बनाए रखना, जिससे मिट्टी सहज ही उड़ नहीं पाए। अतः उचित है कि दोनों ही प्रकार के भूमि क्षरण के कारणों से मिट्टी के क्षय होने को रोकने के लिए दो बातों को अपनाना बहुत जरूरी है। पानी के बहाव अथवा वायु के प्रभाव के विरुद्ध शेल्टर बेल्ट्स की व्यवस्था करना तथा खेतों के आसपास सघन वृक्ष लगाना। इससे काफ़ी सीमा तक हम भूमि क्षय या भूमि क्षरण को रोक सकते हैं। इसके बाद हम भूमि प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन की बात करें तो भूमि प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो यह मुख्यतः 3 कारणों से होती है। सॉइल एसिडिटी, सॉइल एल्कलिनिटी, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। मिट्टी की अम्लीयता या सॉइल एसिडिटी की बात करें तो ये विकार आर्द्र क्षेत्र की भूमियों में पाए जाते हैं। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी के कारण मिट्टी में हाइड्रोजन आयंस की जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन होती है और हाइड्रोक्सिल आयंस आपस में आयंस जो होते हैं कम होते हैं, तो अम्लीय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इससे मिट्टी की घोल का पीएच मान सदैव 7 से कम रहता है। इस कारण एल्युमिनियम लोहा अधिक घुलनशील होने से पौधे के लिए विष का कार्य करते हैं और मैग्नीज कंपाउंड की मात्रा बढ़ने से पौधे की जो रिडक्शन प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। सॉइल बैक्टीरिया की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। फसलों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, फास्फोरस कम मात्रा में मिलता है। इसके कारण फसल उत्पादन में काफ़ी गिरावट आ जाती है। भूमि में सिलिका तथा क्वार्टेज की अधिकता होने से तथा जैविक पदार्थों के अपघटन से क्षारों के निक्षालन होने, निरंतर अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम मिट्टी की क्षारीयता की बात करें तो सॉइल एल्कलिनिटी की बात करें तो ये जो होती है वो शुष्क और अर्ध शुष्क यानी कि ड्राई एंड सेमी ड्राई एरियाज में होती है तथा वहाँ पे वेपोराइजेशन के कारण होती है। सॉइल की अपर सरफेस पर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के क्लोराइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा कभी कभी नाइट्रेट्स भी पाए जाते हैं, जिनके कारण ये विकार उत्पन्न होते हैं। इन मिट्टियों में हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता हाइड्रोजन आयंस की अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। इन मिट्टियों का जो पीएच वैल्यू होता है वो हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। इस प्रकार की सॉइल में बेसिक
साइड्स के वेपराइजेशन से, जल निकास का उचित प्रबंध न होने से, नहरी जल से निरंतर सिंचाई करने से, सोडियम नाइट्रेट्स आदि उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से इस विकार पर मिट्टी का विषैला प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है रासायनिक और कीटनाशक दवाओं का भूमि पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। आज उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में रासायनिक खादों, कीटनाशक, शाकनाशी एवं कवकनाशक यानी कि फंजीसाइड्स केमिकल्स का यूज डेली किया जाता है, जिससे भूमि में जो हार्मफुल एलिमेंट होते हैं उनकी मात्रा बढ़ने लगती है तथा सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइज़र है खेतों में लगातार प्रयोग करने से भूमि में एसिडिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट से जो भूमि की होती है बेसिसिटी बढ़ जाती है। कीटों को नष्ट करने के लिए DDT, BHC जैसे हानिकारक विषयों का या टॉक्सिन्स या पॉइजन्स का यूज किया जाता है। इससे इन भूमि में रसायनों का अंश कई वर्षों तक बना रहता है, जिससे जो सॉइल होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है तथा ये जो हम इसमें पॉइज़न यूज करते हैं, यही पॉइज़न हमारे अनाजों में आने से मानव में नए नए रोग तथा बीमारियां हो जाती हैं, जो समाज और मानव के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। भारत सरकार द्वारा अनाज, शाकों आदि में DDT व BHC जैसे रसायनों का प्रयोग नहीं करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा हम विशिष्ट प्रकार के अपशिष्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टेज की बात करें तो इसे हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। घरेलू अपशिष्ट यानी कि डोमेस्टिक वेस्टेज, नगरपालिका अपशिष्ट यानी कि म्युनिसिपल वेस्टेज, औद्योगिक अपशिष्ट इंडस्ट्रियल वेस्टेज, कृषि अपशिष्ट एग्रीकल्चरल वेस्टेज एंड अदर वेस्टेज। बिगड़ी हुई भूमि को पुनः सुधारने अथवा कृषि योग्य बनाने हेतु उपाय। अगर हम बिगड़ी भूमि को पुनः सुधारने अथवा कृषि योग्य बनाने हेतु इसमें हम सॉइल इरोजन द्वारा कृषि योग्य भूमि के बचाव के उपाय को जानेंगे। आज जब भी कोई विशेष आवास, बांध, स्टेडियम अथवा मनोरंजन स्थल के निर्माण की बात होती है या नई नई कॉलोनियों के विकास की योजना बनी है, तब आवश्यकता के अनुसार कहीं ना कहीं से भूमि का आवंटन सुविधा की दृष्टि से कर लिया जाता है। क्यों न इस खराब भूमि को उस कार्य हेतु उपयोग में लाएं जिससे दोनों ही समस्याओं का समाधान हो सके। भूमि बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इसके उचित उपयोग से हम आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकते हैं और विपरीत में असहाय स्थिति में भी जा सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के योगदान से ही देश की भावी स्थिति की अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। कहते हैं कि अच्छी भूमि, अच्छा अन्न, अच्छा मन। इसके बाद हम मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय, रेमेडीज टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो फसलों पर छिड़कने वाली विषैली रासायनिक दवाओं का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। रासायनिक उर्वरक के बजाय परंपरागत खाद का प्रयोग करना चाहिए। गांव, नगरों एवं महानगरों से निकलने वाले अपशिष्टों को उचित जगह एकत्रित करना चाहिए और उनका चक्रीकरण कर पुनः उसका उपयोग करना चाहिए। खेतों में सिंचाई के बाद पानी की निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। वनों के विनाश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रदूषित जल बहाव भूमि पर नहीं हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ढालू भूमि पर सीढ़ीनुमा कृषि पद्धति अपनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे चलते हैं। भूमि प्रदूषण का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन। भूमि पर अधिकांश प्रदूषण ठोस अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्टेज का होता है, जिसे हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी समय, मेहनत और पैसा तीनों का खर्चा होता है, लेकिन इसका कोई अदर विकल्प नहीं है। इसके 3 चरण होते हैं: कलेक्शन ऑफ वेस्टेज अपशिष्ट का संग्रह, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज अपशिष्ट का निस्तारण, रिकवरी ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों की पुनः प्राप्ति। तो आज हमने सॉइल इरोजन तथा उसके कंट्रोल के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए